वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए एसएसटी की ये क्लास है। कल भी एसएसटी की क्लास हुई थी। डेली रात में 8 बजे होती है। जिनके पास जब भी समय हो आप सभी के पास तो प्लीज़ देखा करो। रात में मिले सुबह में मिले डज़ नॉट मैटर, बट वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि इससे आपको हेल्प बहुत मिलेगा। क्योंकि मुझे भी इसी से हेल्प मिला था। एसएसटी में मेरे 60 में से मैं आपको बता रही हूँ 41 थे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आप सोच सको ये कितना बड़ा नंबर होता है कि केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 41 नंबर लेकर आ रहे हो। और एसएसटी उतना ईजी भी नहीं होता है। और मैंने कम समय केवल 1 महीना ही मैंने प्रिपरेशन किया था क्योंकि अब मेरे साथ में और भी सारी चीज़ें थी, कॉलेज था प्लस वर्किंग, बहुत चीज़ें चलती हैं तो आप उतना समय नहीं दे पाते हो। तो आपके पास तो बहुत अच्छा खासा मौका भी है कि आप इतनी सारी प्रैक्टिस मेरे साथ कर रहे हैं। तो ऑनेस्टी के साथ करिएगा, आपका पेपर ज़रूर क्लियर होगा। प्लस दूसरी क्लासेस भी चलती हैं, जैसे कि सुबह में आज क्लास थी, दोपहर में भी होती है। तो आप चैनल पे जब भी विजिट करेंगे या फिर टेलीग्राम इंस्टाग्राम, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो क्लासेस जो हैं आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे स्कोर बताना, और जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वो जो रेड वाला बटन है प्लीज़ उसको जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आप जो है इस चैनल से जुड़े रहेंगे आपका सीटेट क्लियर होगा। बिकॉज मैं चाहती हूँ इस बार सबका सीटेट क्लियर हो। जो पिछली बार जो 10 लाख बच्चे जो हैं आपको पता है फेल हो गए थे सीटेट में, और पेपर 2 में तो सबसे ज़्यादा बुरी हालत थी, केवल 2 लाख ही बच्चे पास हुए थे। अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा नंबर है। इतने ऑनलाइन टीचर पढ़ाते हैं, इतने फेमस हैं, बट फिर भी बच्चे क्यों नहीं पास हो रहे हैं? बिकॉज वो इसकी नीड को नहीं समझ पाते हैं, एग्ज़ाम के पैटर्न को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इसमें से बताना है कि कौन सा जो है नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य है, मतलब जिसको इलेक्ट किया जाता है, जो चुना जाता है। तो आपको पता है कि आयुक्त तो होंगे नहीं, ना ही सचिव, ये सब गवर्नमेंट से अपॉइंट होते हैं, और ना ही प्रशासनिक प्रमुख। इलेक्शन मतलब इलेक्ट करके कौन आता है? पार्षद या फिर निगम पार्षद। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। यहां पर भी देख लीजिए आप, यहाँ पर लिखा है ना कि इलेक्टेड मेंबर इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो कमिश्नर आपको पता ही है, सेक्रेटरी भी पता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ, ये सब क्या है? गवर्नमेंट से जो ऑफिसर वगैरह जो आते हैं, जो कि एग्जाम वगैरह क्वालिफाई करने के बाद आते हैं। बट ये क्या होते हैं? ये जो वार्ड काउंसलर होते हैं, ये जो है इलेक्ट होते हैं, इनका चुनाव होता है। तो बेसिकली हमसे यही पूछा था। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 62। अब ये देखिए, इसमें पूछ रहा है कि कृषि के अतिरिक्त, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा, इनमें से कौन जो है वो गैर कृषि कार्य करते हैं। अब ये गैर कृषि आप सोचोगे तो चलो आपको एक बार इंग्लिश भी दिखा देती हूँ। मतलब नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, कि आप जो है खेती के अलावा और भी कौन कौन सी जो चीज़ें हैं, इन तीनों में से बताना है कि ये लोग कृषि के अलावा भी और कौन कौन से जो है कामों में जुड़े होते हैं। नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में एडिशनल क्या करते हैं इसके अलावा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, तो आपको भी पता है कि जो लोग कृषि करते हैं वो केवल एक कृषि पे डिपेंड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप केवल एग्रीकल्चर करके अपना घर का जो है पूरा, आपको भी पता है कितनी मेहनत लगती है और पैसा बहुत कम मिलता है, ये तो आप सभी को पता है। तो खेती के साथ भी बहुत सी एडिशनल जो है काम वो करते हैं, सभी करते हैं, आपको भी पता होगा। तो ये बहुत ईजी है। पहला देखिए, इसमें यही पूछा ना कि कृषि के अतिरिक्त कौन जो है गैर कृषि कार्य करते हैं। तो क्या जो किसान, जो कृषि मजदूर हैं वो करते हैं? ऑफकोर्स करते हैं, क्योंकि वो कभी खेती में लग जाते हैं, कभी छोटे मोटे जहाँ पर भी उनको काम मिलता है वो वहाँ पे इंगेज हो जाते हैं। दूसरा देखो, छोटे किसान, ये भी वही जो आपका जैसे कि घर में ज़मीन उमीन होता है तो वहाँ पर घर के लोग जो है फार्मिंग वगैरह करते हैं। तो बस इनका वही एक डिपेंड नहीं होते हैं, बस खेती पे ही नहीं होते हैं, उसके साथ में एडिशनल चीज़ें भी करते हैं, दुकान वगैरह भी खोल लेते हैं। सी देखो, बड़े किसान। अब बड़े किसान तो ऑफकोर्स करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक काम करोगे ना तो आपको इसी के पैसे मिलेंगे। बट अगर आपने साथ में मल्टीपल काम भी जो है स्टार्ट कर दिया तो हर तरह से पैसे का सोर्स बन जाता है। तो ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, तो तीनों के तीनों ही होंगे, इसमें तीनों राइट है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 63। इसमें देखिए लिखा है कि इनमें से कौन सा कथन गलियों में सामान बेचने वाले, गली में आपने देखा होगा वो सामान छोटे मोटे जो आते नहीं है लेकर, साबुन के वो ले लो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकर आते हैं साइकिल वगैरह पे, तो वो सामान बेचने वाले और बाजार में दुकान वालों के विषय में सही है। तो आप समझ गए होंगे, जो बाजार में भी आपने देखा होगा जो छोटे मोटे दुकान, ये बड़े बड़े दुकानों की बात नहीं हो रही, ये जो छोटे मोटे दुकान लोग लगाए होते हैं उनके बारे में।
पहला देखो, दोनों अपना स्वयं का काम करते हैं और रोजगार पर नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स जरूरी नहीं है ना, रोजगार का मतलब क्या होता है कि आपका एक इनकम फिक्स है हर महीने, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, कि आपने कितना भी काम किया आपको एक इतनी 50,000 की सैलरी जो है वो मिल जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगा। रोजगार का मतलब क्या होता है, यही तो होता है, तभी तो हम नौकरी की तलाश में है कि हमारा एक फिक्स अमाउंट आता रहे। तो क्या ये गलियों में बेचने वाले, आपको भी पता होगा कि कभी अगर बारिश हो गया, मान लो बारिश हो गया, ऐसे आंधी तूफान भी आता है, कई बार ऐसा होता है, तो उस टाइम पे इनकी एकदम बंदी हो जाती है, बंद हो जाता है। आपने देखा भी होगा कि बहुत दिक्कत होती है इन लोगों को। बट एक जो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं, चाहे बारिश हो आंधी तूफान हो, पैसा तो आएगा ही, चाहे आप जाएं या ना जाएं। तो ये तो देखिए, ये सही चीज़ ही तो लिखा है, वो रोजगार पर नहीं होते हैं, वो अपना खुद का काम करते हैं, काम किया तो पैसा मिलेगा, नहीं काम किया तो पैसे नहीं मिलेंगे। दूसरा देखो, दोनों को सामाजिक संरक्षण के लाभ जैसे वार्षिक अवकाश, चिकित्सा सुविधा आदि नहीं मिलते। ये तो जस्ट अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, फिक्स्ड सैलरी है आपकी, तो आपको ऑफकोर्स छुट्टी मिलेगी, वहाँ पर तो मेंशन होता है कि आप इतने दिन की छुट्टी ले सकते हैं, आपको मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। तो दोनों की दोनों बातें एकदम सही हैं। सो बोथ आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों सही हैं, क्योंकि यही पूछा था। ये देखिए, तो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं कि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस करेंगे और पैडागॉजी करेंगे एसएसटी में। तो इससे क्या होगा ना कि आपके दोनों पोर्शंस तैयार होंगे, क्योंकि 20 नंबर का तो पैडागॉजी भी आता है इसमें। अब ये देखिए 64, किस ऐतिहासिक घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ, वोट का अधिकार प्राप्त हुआ? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में जो है जो वुमेन है उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब चलिए 65 पे। और हाँ, जिसने एसएसटी को अच्छे से तैयार कर लिया ना, उसको केवीएस, सुपर टेट, डीएसएसबी इसकी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि जीएस का पोर्शन आपको पता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, जीएस आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो 65 देखते हैं। निम्न में से कौन सा जो कथन है उसमें बताना है लिंग रूढ़िवादिता, मतलब जो जेंडर स्टीरियोटाइप है उसके लिए चुनौती है। चुनौती इन द सेंस की जो एकदम अलग हटके हो, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा लोग बोलते हैं कि लड़कियां जो हैं घर में अच्छे से रहें, बहुत अच्छा जो है बिहेव करें, खाना बनाएं, ये चुनौती नहीं होती। बट अगर आपने कहीं देखा कि लड़के भी रोते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ना समाज में लोग बोलते हैं कि लड़के बहुत स्ट्रांग होते हैं, कभी रोते नहीं हैं। क्यों नहीं रोते हैं? ऑफकोर्स रोते हैं, बट ये क्या है, ये बनती आ चुकी है धारणा। तो अगर कहीं पर ये चीज़ें रखे कि लड़के भी रोते हैं, लड़के भी इमोशन संवेदनशील होते हैं, उनके अंदर भी इमोशन होते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप को चुनौती दे रहा है। इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया। तो चुनौती क्या है, लड़कियां अच्छा व्यवहार करती हैं, ये तो एक रूढ़िवादी सोच है। लड़के शरारती होते हैं, मतलब लड़के शरारती होते हैं और लड़कियां एकदम अच्छी होती हैं, एकदम सीधी सादी नहीं, दोनों एक ही जैसे होते हैं। लड़कियां अच्छा खाना पकाती हैं, ये तो वही हो गया कि लड़कियां ही अच्छा खाना पकाती हैं। लड़के संवेदनशील होते हैं, यस, क्योंकि लड़कों को आपने देखा होगा कभी ऐसे पोर्ट्रे नहीं किया जाता है कि लड़के बहुत संवेदनशील, जो नहीं, लड़के जो हैं संवेदनशील नहीं होते हैं। कि आपने घर में भी देखा होगा शादी वादी होती है तो उसमें औरतें ही रोते हैं, लड़के नहीं रोते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से ये चुनौती दे रहा है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब ये देखिए 66, इसमें देखिए लिखा है कि किसी एक पंजाबी शैक्षिक संस्था को कोलकाता में पंजाबी माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति दी जाती है। तो भारतीय संविधान के अनुसार कौन से मौलिक अधिकारों का अनुसरण किया जा रहा है? फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है पंजाब में हैं और आप जो है पंजाबी स्कूल जो है कोलकाता में खोलना चाहते हैं। आपको पता है कि पंजाबी लैंग्वेज और कोलकाता में क्या होती है, बंगाली लैंग्वेज, कितना डिफरेंस हो जाएगा ना। बट ये खोलते हैं क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार हम खोल सकते हैं। तो ये किस चीज़, कौन से, क्योंकि आपको पता है कि इनका पंजाब के लोगों का जो है चाहे लैंग्वेज हो, कल्चरल हो, हर चीज़ डिफरेंट होगा। कोलकाता का भी डिफरेंट होता है। तो हमको क्या करना है, कल्चर को बढ़ावा देना है। डाइवर्सिटी होती है, जितना आप ज़्यादा कल्चर सीखते हो, लैंग्वेज बोलते हो, तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है। तो बस आपको ये जानना है कि ये सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का जो है अनुसरण करता है और यही मौलिक अधिकार है। इसको इंग्लिश में भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये देखिए, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स जो है ये आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसके हिसाब से आप जो पंजाबी एजुकेशन जो है, अगर आप पंजाबी स्कूल खोलना चाहते हैं कोलकाता में या फिर कहीं पर भी खोलना चाहते हैं, तो ये आपका फंडामेंटल राइट है जो कि आपको खोलने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट।
अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 67। अब ये देखिए, इसमें देखिए लिखा है कि एक अध्यापिका को अपनी छात्राओं को यह समझाने के लिए ये समझाना है कि जो नए कानून है, जो न्यू लॉ है, लाने में साधारण व्यक्ति की, जो हम जैसे जो लोग हैं, हम साधारण ही तो है, इनकी भी क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कोई भी नया कानून, कोई भी नया लॉ बनाने में, लाने में। तो इसमें से सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है, टीचर कैसे बच्चों को समझा पाएगी कि देखो हम सब भी क्या है, कानून को लाने में बहुत सक्षम है, एक साधारण व्यक्ति भी नया कानून लाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या देगी वो, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करनी होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला लिखा है कि वर्ष 1999 में वकीलों के एक समूह, कानून के विद्यार्थियों और सक्रिय व्यक्तियों ने राष्ट्रव्यापी सलाह मशविरे लेकर घरेलू हिंसा से संरक्षण और रोकने संबंधी बिल प्रस्ताव का खाका तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई। अब आपने बात क्या किया है कि नए कानून लाने में एक साधारण व्यक्ति की भूमिका होती है, क्वेश्चन में ये पूछा है, और आंसर में क्या लिख रहा है कि वकीलों के एक समूह ने। तो ये साधारण कहाँ से हुए? वकील तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ला सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ बिल करते हो तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं किसी कोर्ट में चले जाते हो, आप एक लॉयर के हायर करते तभी जाकर आप प्रोसीजर होता है। तो ये तो कोई साधारण व्यक्ति का एग्जाम्पल नहीं है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर देखिए 1 दिसंबर 1955 को रोसा पार्क्स है एक अफ्रीकन, रोसा पार्क्स एक अफ्रीकन, ये कोई पार्क नहीं है, नाम है, ठीक है, रोसा पार्क्स एक अफ्रीकन अमेरिका महिला ने बस में एक श्वेत व्यक्ति के लिए अपनी सीट खाली करने से मना कर दिया। और यस, आपको पता है, यहाँ पर एक बार मैं इंग्लिश में भी दिखाना चाहूँगी आपको कि जो रोसा पार्क है, एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन ऑन अ 1 दिसंबर 1955। क्योंकि आपको पता है ये जो श्वेत महिला और ये जो अफ्रीकन वुमेन है, इसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। बहुत बार तो ऐसा होता था कि जो कलर की वजह से भी उनको जो है अधिकार नहीं मिलता था। तो उसने क्या किया, मना कर दिया वाइट मैन को जैसे बैठने से। तो ये क्या है, इसमें साधारण व्यक्तियों की क्या हो रही है, एक भूमिका हो रही है। यहाँ पर कोई लॉयर जो है वो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन ही तो है, तो ये नॉर्मल है। और ये बात सही भी है कि उसने ऐसा किया था, एक श्वेत व्यक्ति के लिए अपनी सीट खाली करने से मना कर दिया था। तो यहाँ पर साधारण व्यक्ति क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, लाने में सहयोग कर सकते हैं। सी देखो, 1870 के राजद्रोह अधिनियम को लागू करना, और ये भी एकदम बात सही है। तो चलिए, इसका हमसे क्या पूछा था, ये हाँ 67। तो दोनों की दोनों बातें सही हैं, ये वाला बस गलत है, बी सी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। जब क्वेश्चन पढ़ लो, साधारण व्यक्ति की बात करें तो साधारण व्यक्ति के साथ चले जाओ, तो हमारा ऐसे राइट हो जाएगा। अब चलिए 68 पे, ये रहा हमारा 68। निम्न में से कौन सा वक्तव्य भारत में न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक मतलब जुडिशियल, उसके बारे में क्या चीजें सही हैं, वो देखते हैं। केंद्र और किसी भी राज्य के बीच विवाद के मामले में उस राज्य का उच्च न्यायालय इस मुद्दे को ले सकता है, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। अगर सेंटर और राज्य के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं। ये लिखा है कि उस राज्य का मतलब स्टेट की बात हो रही है, हाई कोर्ट की बात हो रही है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। जुडिशियल में अगर कोई भी ऐसा डिस्प्यूट होगा राज्य और सेंटर के बीच में, तो ये इसलिए गलत हो गया। औपनिवेशिक काल का फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के उच्चतम न्यायालय का पूर्वज है। ऑफ कोर्स ये एकदम सही चीज़ लिखा है कि जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है वो क्या है, भारत के उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट का क्या है, ये पूर्वज है। तीसरा देखो, जनहित याचिका किसी भी न्यायालय में केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही दर्ज की जा सकती है, नहीं, ये गलत है। केवल नहीं, अगर आप वहाँ पर कोई फैमिली मेंबर भी जाकर दर्ज कर सकता है। 4 देखो, न्यायिक समीक्षा का अधिकार भारत में केवल उच्चतम न्यायालय का है, नहीं, ये भी गलत है। आपको पता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं, पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद से वहाँ पर भी नहीं आपका मामला बनता है, देन आप ये सारी चीज़ें क्रम में व्यवस्थित है, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। एक बार इंग्लिश वाला भी देख लीजिए, देखिए, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इन द कॉलोनियल टाइम्स इज द प्रीडिशर्स मतलब पूर्वज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर लिख दिया कि ओनली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर, नहीं, बस केवल सुप्रीम कोर्ट के पास अगर पावर होता तो बाकी ये हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्यों बनाते। और यहाँ पर भी देखिए, अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइल्ड इन एनी कोर्ट बाय ओनली द मतलब जो पीड़ित व्यक्ति है केवल वही कर सकता है, ये ओनली की वजह से ये गलत हो गया है। आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है, भारत के सुप्रीम कोर्ट का जो है वो पूर्वज है। और पूर्वज की इंग्लिश क्या होती है, यहाँ से इंग्लिश भी आप थोड़ा सा तैयार कर लेना, क्योंकि इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम्स में आपको कई बार देखने को मिल सकता है। इसे बोलते हैं प्रीडिशर,
अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 69। ये देखिए, हाशियाकृत का मतलब क्या होता है? कई बार मैंने बताया है मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है कि आप अच्छे शिक्षा के लिए, अच्छे व्यवसाय के लिए आप अपना खुद का जो स्टेट है, होम टाउन है, वो छोड़कर कहीं और जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, वो दिल्ली वगैरह में शिफ्ट हो जाते हैं। तो क्या है, वो अपने यूपी, बिहार, कोलकाता, पंजाब, हर जगह से ऐसे लोग आते ही हैं। तो अगर आप हाशियाकृत होने से अनुभव होता है, क्या अनुभव होता है? क्या गौरव का अनुभव होता है, प्राइड का? नहीं। वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत भेदभाव किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में लोग जाते हैं तो वहाँ पे भेदभाव होता है, निर्बलता भी होती है, प्राइड वाला कुछ नहीं होता है। तो बी और सी इज राइट, केवल यही दोनों सही हैं। देखिए यहाँ पर प्राइड नहीं होता है। जब भी आप बीइंग मार्जिनलाइज्ड मीन्स टू एक्सपीरियंस, जब भी आप ऐसे होते हैं, मार्जिनलाइज्ड होते हैं, तो आप ये खुद एक्सपीरियंस करोगे। डिस्क्रिमिनेशन होता है एंड पावरलेसनेस भी होती है। ठीक है, अगर आप ये आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, तो बी और सी ही राइट है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 70। अब इसमें फिर से वही आ गया कि इनमें से कौन सा हाशियाई समूह के हितों की रक्षा में सहायक होगा। जो मार्जिनलाइज्ड लोग होते हैं उनके फेवर में पूछ रहा है कि सहायक होगा उनकी रक्षा में। पहला देखो, अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे कानून बनाना, यस। अनटचेबिलिटी, कई बार ऐसा होता है कि एक जगह से जो दूसरे लोग आते हैं तो उसमें भेदभाव करते हैं, तो अनटचेबिलिटी जैसे कानून बनाना, जो कि इससे इनको रक्षा मिलेगी, ये भी सही है। दूसरा देखो, विशेष योजनाएं जैसे हाशियाई वर्गों के छात्रों के लिए सब्सिडी दरों पर हॉस्टल व्यवस्था करना। ऑफ कोर्स उनके लिए आप हॉस्टल वगैरह अरेंज करें जो ऐसे लोग होते हैं। सी देखिए, हाशियाई समूह के छात्रों के लिए आप क्या करो, छात्रवृत्ति वगैरह का जो है प्रबंध करो, ये भी सही है, जिससे उनके हितों की रक्षा हो सकेगी। डी देखिए, हाशियाई समूह छात्रों के विचार अभिव्यक्ति हेतु प्रतियोगियों का आयोजन। एकदम गलत है कि आप क्या करो कि जो ऐसे बच्चे हैं उनके थॉट्स कि वो कैसे बोल पा रहे हैं उसके लिए क्या करो, कंपटीशन वगैरह ऑर्गेनाइज कर दो। तो यहाँ तो वो वैसे ही, एक तो दूसरे जगह से आके उनको बहुत ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर एकदम अलग से लग रहे हैं, सब कुछ उनको अलग से एकदम कॉर्नर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा नहीं करना है। ए बी सी यही राइट है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? ये देखिए, कभी भी कॉम्पिटिशन्स को आपको ऑर्गेनाइज नहीं करना है जो कि मार्जिनल ग्रुप से जो बच्चे आते हैं। तो ये हो गया हमारा, इसको याद रखना, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 71 पे। अब ये देखिए, विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का एक मुख्य ध्येय क्या है? आप अगर टीचर बन जा रहे हो जूनियर में, आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हो, तो आपका गोल क्या है, मुख्य ध्येय? आप क्यों पढ़ा रहे हो क्लास में? कुछ तो उद्देश्य होगा ना आपका, तभी तो आप पढ़ा रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि आखिर में हम सोशल साइंस क्यों पढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि छात्रों में अपने सामाजिक मतलब सोशल तथा भौतिक संसार को समझने के लिए सही ज्ञान, मनोवृत्तियों तथा झुकाव को बढ़ावा देना। एंड दिस इज राइट। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, एक बार मैं आपको इसको इंग्लिश में भी समझाना चाहूँगी। यहाँ पर देखिए कि जब भी आप सोशल साइंस, अगर मैं खुद टीचर जो है अगर सोशल साइंस का पढ़ाना चाहूँगी, सोशल साइंस सब्जेक्ट को, तो यही मेरा होगा कि राइट नॉलेज जो है प्रमोट करें, बच्चों को राइट नॉलेज दीजिए, एटीट्यूड्स उनका ऐसा हो समाज के प्रति, डिस्पोजिशंस इन स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड देयर सोशल एंड फिजिकल वर्ड। सामाजिक और जो फिजिकल वर्ड है वो बच्चा जो है उस चीज़ को समझ पाए, यही हमारा उद्देश्य होता है। तभी तो हम उनको ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ पढ़ाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। बाकी के नीचे जाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये सबसे बेस्ट है और ये कई बार पूछा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 72 पे। ये देखिए, भूगोल शिक्षण का प्रयास होना चाहिए। आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो तो आपका क्या प्रयास होना चाहिए, यही पूछ रहा है। देखिए लिखा है कि जिस संसार में हम रहते हैं उनकी समझ के लिए अवधारणाओं मतलब कॉन्सेप्ट से परिचय कराना। बी देखो, विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर आश्रिता की समझ को बढ़ाना। सी देखो, पर्यावरण और संसाधनों मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं उसके संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, सेंसिटिव बनाना, ताकि कोई उसको ज़्यादा हार्म ना कर सके। तो ये क्या होगा, अगर आप टीचर हो, ठीक है, तो भूगोल पढ़ा रहे हो तो आप इस यहाँ पर आप क्या क्या ऐसे प्रयास करेंगे, बेसिकली यही पूछ रहा है। एक बात याद रखो, सीटेट के एग्जाम को आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है कि आप खुद से, आपको ये हमेशा जो है एक टीचर के रूप में या फिर बच्चे की भलाई के बारे में ऐसा अपना माइंड सेट करके रखो, पेपर जो है कभी गलत होगा ही नहीं आपका, कोई भी क्वेश्चन, अगर आपने ये चीज़ें फॉलो की तो देखिए, सबसे पहले भूगोल का मतलब यही होता है कि आप जहाँ पर रह रहे हो
एटलीस्ट उसके बारे में बच्चों को जो है समझाओ, परिचय कराओ। ये नहीं कि बस ब्लैक बोर्ड पे आया लिख के चले गए। उनको बताइए कि आसपास में जो आपके सराउंडिंग में क्या चीज़ें चल रही हैं, परिचय कराना है। एंड ये आश्रिता को समझ को बढ़ावा नहीं, ये नहीं होगा कि आप उनको आश्रित वाली चीज़ें कर रहे हो, डिपेंडेंसी वाली चीज़ें हमको नहीं करना है। हमको हमेशा बच्चों को खुद से कुछ करने की समझ को बढ़ाना है। सी देखो, पर्यावरण और संसाधनों के प्रति ये तो ऑफकोर्स होगा कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हमको अपने पर्यावरण को किसी भी तरह से हार्म नहीं करना है। एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सारी चीज़ें आपको समझानी चाहिए। तो ए और सी इज़ राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 73। और क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक वाला बटन है वो दबा दीजिए, एक बार ही दबाइएगा। तो देखिए 73 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का संसाधन नहीं है? TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब आपको पता है कि शिक्षण अधिगम जो है अगर आप कराने जा रहे हो तो वहाँ पर आपके पास एक बुक तो होना ही चाहिए, क्योंकि बुक से हमको पता होता है ना कि करिकुलम, हमको बच्चों का पता होगा कि हमको 1 to 5 के बच्चों को क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है। जैसे कि EVS अगर आप पढ़ाते हो 1 to 5 में, या फिर 6 to 8 की ही बात करें तो हम उसमें EVS पढ़ाते हैं, एकदम प्योर आपने देखा होगा, SST नहीं पढ़ाते हैं। बट 6 to 8 में पढ़ाते हैं तो टेक्स्ट बुक की ज़रूरत तो होगी ही। और अगर आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हो तो मानचित्र के बिना आप कैसे करेंगे? ये TLM है। और यहाँ पर पूछा है हमसे कौन सा नहीं है, इस पर ध्यान देना। नमूना मतलब मॉडल ऑफकोर्स होना चाहिए, बट ये प्रदर्शन वाला जो वर्ड है ना, जिसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब कि आप खड़े होकर बच्चों को, ऐसे बच्चे बैठे हैं और आपने ऐसे प्रदर्शन कर दिया, कुछ डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया। ये शिक्षण अधिगम का संसाधन नहीं है। याद रखना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, ये है। तो पाठ्य पुस्तक ऑफ कोर्स है, मानचित्र भी है, एंड मॉडल के बिना आप कैसे पढ़ा सकते हो? ज्योग्राफी वगैरह उसमें मॉडल तो होता ही है। तो समझ गए होंगे आप। बस ये हमारा गलत वाला पूछा था, हो गया। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 74। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र का अनुसरण किया जाना चाहिए? अब शिक्षा शास्त्र का मतलब क्या होता है? आप इतना पैडागॉजी पढ़ते हो, डेली डेली बोलते हो कि मैम पैडागॉजी कराइए, पैडागॉजी। पैडागॉजी का उसी को बोलते हैं शिक्षा शास्त्र। तो शुड बी फॉलोड इन सोशल साइंस क्लासरूम। तो आपको पता होना चाहिए ना कि किस व्हाट काइंड ऑफ पैडागॉजी, आप किस टाइप का पैडागॉजी जो है वो शुड बी फॉलोड इन सोशल साइंस क्लासरूम। तो चलिए देखते हैं। एक होता है अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव नहीं, अथॉरिटेटिव का मतलब ये कि आप जो है राजा हैं, बाकी के जो लोग हैं आप जो निर्देश दोगे वही करेंगे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। अथॉरिटेटिव अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। दूसरा देखिए न्यूट्रल एंड सेंसिटिव, या फिर तीसरा ट्रेडिशनल, जो काफ़ी समय से चलता आ रहा है वो एज इट इज़ आप ऐसे ही पढ़ाओ, एकदम गलत है। आपको हर टाइम टू टाइम चेंजेस करने चाहिए। 4 देखिए बायस्ड एंड डिस्क्रिमिनेटरी। बायस करो, पक्षपात करो और भेदभाव करो। मैंने हमेशा बताया कि हमारी जो पैडागॉजी होती है वो किस लिए होती है कि आप सबको एक जैसा देख रहे हो। आप जो है न्यूट्रल रहें, न्यूट्रल रहना ही बेस्ट होता है। आप कहीं पर भी किसी एक बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस ना दें और दूसरे को एकदम कम ना दें। न्यूट्रल रहिए, सारे बच्चे आपके लिए एक जैसे हैं। और आपका सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। एक टीचर को सेंसिटिव इसलिए भी होना है क्योंकि हर एक बच्चा जो है अलग अलग जगह से आता है, हर एक बच्चे का बैकग्राउंड अलग है, उसकी लैंग्वेज अलग है। तो आप जितना ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे ना, आप बहुत अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो ये मेरी बात याद रखना। ऑप्शन नंबर 2 न्यूट्रल एंड सेंसिटिव, और ये आपको इंटरव्यू वगैरह में बहुत हेल्प करेंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो बस तटस्थ एवं संवेदनशील इज राइट। अब चलते हैं आज के लास्ट क्लास पे। और आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा, और स्कोर भी बताना। और क्लास अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करके ही जाना आज, क्योंकि आप में से ना तो कोई शेयर करता है और ना ही कोई सब्सक्राइब करता है। अब ये देखिए पोस्टर का उदाहरण है। पोस्टर किस टाइप का एग्जाम्पल है? आपने देखा होगा ना कि बहुत जगह ऐसे पोस्टर वगैरह जो है लगे होते हैं, चिपकाए जाते हैं। तो वो एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो पता ही होगा वो क्या होता है। ग्राफिक सामग्री होती है, ग्राफिक एड्स। इंग्लिश में भी यही होता है और हिंदी में भी यही होता है। तो इसको तो बस याद ही रखो, क्योंकि ये 1 लाइनर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो एकदम छोटे वाले होते हैं, वही उसी में हमारी गलती ज़्यादा होती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं हुआ होता है। तो ये है राइट आंसर। और ये थी आज की क्लास। आप सब अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, आप सभी का सीटेट क्लियर होगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अपनी कमांड कर ली तो फ्री वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं मैंने आपको बताया ही है। बिना पैसे खर्च किए आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं मेरी तरह। जब मैं बिना पैसे खर्च किए 2 बार सीटेट क्लियर कर सकती हूँ, तो आप तो पहली बार देने ही जा रहे हैं, और आपको मैं अच्छे से गाइड करती हूँ। तो बस अच्छे से प्रैक्टिस करो, और जो भी क्लासेस आती हैं उसको देखते रहो एग्ज़ाम तक। अपना आधा घंटा कैसे भी करके मेरे साथ ज़रूर देना हर दिन। आप सब अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।